हमने 61 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था। अब हमें 62 से 100 तक का सफ़र पूरा करना है। आज हम कोशिश करेंगे कि 100 तक का पूरा सारे क्वेश्चंस को आज ख़त्म कर लें, क्योंकि आज हमारा दूसरा टेस्ट भी होने वाला है, तो उसका भी बाकी सारे वीडियोज़ ले आने हैं। तो आज कोशिश करेंगे हम पहले टेस्ट को आज ख़त्म कर लेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का भी मेंस का, आप लोगों के 2022 का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अभी पेपर हुए हैं, अभी जैसे एसए का पेपर हुआ है और GS 1 और 2 का पेपर हुआ है, तो आप लोग जो है इसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग जा करके वहाँ से टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप मेंस का पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 62 से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 62 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके निर्धारित करता है। और सेंटेंस 2 यानी कथन 2 कहता है कि भारतीय संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ओके, और हमें बताना इसमें सही नहीं है, ठीक है। अब 62 का अगर हम इसमें देखें तो इसमें सही क्या हो सकता है, पहले हम सही को अगर हम खोजें तो हमारा 62 में नागरिकता शब्द को प्रभावित नहीं करता है। ये बात जो है, दूसरा वाला कथन सत्य है, नागरिकता को सही में ये जो है संविधान परिभाषित नहीं करता है। अगर दूसरा सही होता है तो पहला हमारा गलत हो जाता है, अगर पहला गलत होता है तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, ठीक है। चलिए हम नागरिकता के संबंध में कुछ और थोड़े प्रावधान को जान लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में जो है 5 तरीके नागरिकता के निर्धारण करने के संबंध में बताए गए हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है देशीकरण से, तीसरा है पंजीकरण से, और चौथा है क्षेत्र के समावेशन से, और पांचवा है वंश से, ठीक है। और कुछ और बातें जान लेते हैं। नागरिकता जो है संविधान के तहत जो है संघ सूची में सूचीबद्ध है, और यह इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार में शामिल है। यानी नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद में ही बनाए जा सकते हैं, यानी केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है, ठीक है। और संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो है भाग 2 में, हमारे संविधान के भाग 2 में, भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि जो है यह संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के संबंध में जो होने वाले प्रावधान है उसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 6 जो है यह उन व्यक्तियों को नागरिकता के संबंध में अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 6 के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 7 के बारे में अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। यदि भारत का कोई नागरिक जो है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, तो लेकिन भारत में पुनर्वास करने के लिए वो परमिट के आधार पर भारत लौट आया है, तो इस संबंध में आर्टिकल 7 उसको जो है नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। और आर्टिकल 8 कहता है कि यह भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं उनको नागरिकता के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है। आर्टिकल 9 जो है यदि कोई व्यक्ति जो है स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी आर्टिकल 9 जो है नागरिकता को के त्यागने से संबंधित प्रावधान को व्यक्त करता है। और आर्टिकल 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्व आने से पहले प्रावधानों में से किसी एक के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है तो संसद द्वारा बनाया गया किसी भी कानून उस प्रावधान के अधीन जो है व्यक्ति जो है नागरिक बना रहेगा, ठीक है। और आखिरी जो
अनुच्छेद यानी आर्टिकल 11 है वो कहता है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जान ली। इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 कहता है कि ग्रेट निकोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहता है कि पहला कथन कहता है यह निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तरी द्वीप है। और दूसरा कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। तो पहला तो गलत हो जाता है। अब पहला गलत क्यों हो जाता है? अब पहला गलत क्यों होता है? क्योंकि ग्रेट निकोबार के संबंध में अगर ये कहता है कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है, तो ये सबसे उत्तरी भाग नहीं है। ग्रेट निकोबार जो है निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। ये उत्तरी ना होकर के ये दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी भाग है ये। जो एक चीज़ थोड़ा सा और जान लीजिएगा, और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा कथन तो सत्य है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक करता है, यानी अलग करता है। तो हमारा पहला गलत हो जाता है और दूसरा सत्य हो जाता है, और दूसरा सत्य होते ही हमारा बी ऑप्शन सत्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है लगभग 650 प्रजातियां, किसकी प्रजातियां? पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधी, जिसमें एंजियोस्पर्म हो गया, फर्न हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इस तरह की इत्यादि प्रजातियां जो है शामिल हैं। और वहाँ पे बहुत सारी जो है जनजातियां भी निवास करती हैं। इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो आप लोग इसके बारे में नोट करते चलिएगा कि निकोबार द्वीप समूह में मंगोलायड जनजातियाँ, मंगोलायड जनजातियाँ जिसमें जो है शोम्पेन आ जाती हैं, निकोबारी रहती हैं, ये निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान द्वीप समूह में जो है 4 नेग्रिटो जनजातियाँ, जैसे ग्रेट अंडमानी हो गया, ओंग हो गया, जारवा हो गया, सेंटनली हो गया। सेंटनली के बारे में आपने न्यूज़ सुना होगा, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये नेग्रिटो जनजाति से संबंधित ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा निवास करने वाली जनजातियां हैं जो अंडमान द्वीप समूह में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और उसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और उनका स्थान बताया गया है कि क्या ये उसी जगह पर स्थित हैं। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये तो सत्य है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सत्य है। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलो नेशनल पार्क, ये भी सत्य है, मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, ये भी सत्य बात है। ठीक, तो हमारा पहला सही हो जाता है, दूसरा तीसरा चारों के चारों सही हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी इज राइट आंसर। ओके, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी नरेंद्र मोदी साहब का कल जो है बर्थडे था जो है, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो चीता हमारे देश में जो है 1947 से गायब हो गए थे, 1952 में पूरी तरह से घोषित कर दिया गया था कि भारत से जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। आखिरी बार 1947 में चीता को देखा गया था। तो उस चीता को नामीबिया से काफ़ी बातचीत करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में जो है उनको ला करके छोड़ा गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर जो है ये कार्य पूरा किया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें टोटल 8 जो है चीता के प्रजातियां आई हुई हैं। तो उसमें 8 में जो है 5 फीमेल हैं, 8 में से 5 फीमेल हैं और 3 जो है मेल चीता हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए
तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये तो सत्य है, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। 1974 नहीं, 1978 होगा, बाकी बात सही है, या बस यहाँ पे 1978 होगा, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तीसरा कहता है कि भारतीय समाज का उद्देश्य सभी निजी संपत्ति को समाप्त करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। और हमें पूछा क्या है, इसमें सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा ही तो बच रहे हैं, तो हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 हो गया, 66 की तरफ चलते हैं। हम 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारियाँ अल्पताप हाइपोथर्मिया हो सकता है। ये बात सत्य है। दूसरा कथन कहता है कि जल की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है, तो हमारा पहला भी सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है, तो सी इज राइट आंसर। ओके, थोड़े से और चीज़ जान लेते हैं। इसके संबंध में जो कुछ रेमेडीज़ होती हैं तेल के संबंध में, अगर तेल का रिसाव हो जाता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, तो हमको वहाँ से तेल को हटाने के लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में अगर तेल का रिसाव हो जाता है तो वहाँ की जो भी जनजातियाँ जीवित जो भी प्रजातियाँ होती हैं हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती हैं, बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। तो उसके संबंध में उसको हटाने के लिए 2-3 पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। एक होता है बायो रेमिडिएशन। इसमें क्या होता है, जो है जैव उपचार के द्वारा समुद्र में फैले जल को साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, जो तेल और गैसोलीन में मौजूद होते हैं, उनको जैव उपचारित करने के लिए यानी बायो रेमेडिएट करने के लिए कुछ विशिष्ट जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जिससे जो है वहाँ पे मौजूद तेल की मात्रा को हटा करके वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में हेल्प पहुँचाने में मदद करता है। स्कीमर, एक स्कीमर ये पद्धति है, यह जल की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाला एक प्रकार का उपकरण है। तो यानी दूसरा भी सत्य हो जाता है, तो बात तो पता चल गया, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये बात सही है। और दूसरा कथन कहता है कि भारत में आपराधिक कानून एक समान है। ये भी सही है भाई, आपराधिक कानून से समान है, क्योंकि अभी सिविल कोड जो है अभी हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह सही कहीं पर लागू नहीं है, केवल गोवा में ही है अभी। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बाकी हर जगह पे तो नहीं है लागू है। अभी शायद अभी उत्तराखंड में भी जो है वहाँ पर इसके संबंध में कुछ प्रावधान करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो हमारे संविधान में डीपीएसपी में यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में यह बात कही गई है कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के लिए एक तरह का कानून बनाने का प्रावधान कर सकता है या करेगा, ठीक है। तो हमारा पहला सत्य हो जाता है, दूसरा सत्य हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि उपर्युक्त में से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद मानवाधिकार प्रावधानों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित मूल्यों को संरक्षित करते हैं। 68, तो 3 ही अनुच्छेद होंगे इसमें से, केवल एक पहला यानी आर्टिकल 14 और एक आर्टिकल 23 भी हो जाएगा और एक आर्टिकल 41 भी हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक।
ठीक है, चलते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर केवल नेपाल और भूटान में पाया जाता है, ये बात गलत है। दूसरा कहता है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल यानी सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है, ये सही है। तो हमें बताना है इसमें सही नहीं है कौन सा है, तो पहला है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, इज राइट आंसर। थोड़ी सी चीज़ें और हम जो है नोट करते चलते हैं इसमें। वेस्टर्न स्वैम्प डियर के संबंध में भारतीय उपमहाद्वीप में स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक होता है वेस्टर्न स्वैम्प डियर जो नेपाल में पाया जाता है, और दूसरा होता है साउदर्न स्वैम्प डियर जिसे हार्ड ग्राउंड बारसिंघा भी बोला जाता है, यह मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है और दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे पाए जाने वाले ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है मौजूद हैं। तो ईस्टर्न स्वैम्प डियर के संबंध में अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये बात तो सही हो गई। और इसे साइट्स की अपेंडिक्स 1 ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यानी शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। तो पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही होता है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भारत में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करके किया गया था, ये गलत है। क्रीमी लेयर, दूसरा कथन कहता है कि क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जिससे निर्धारित होने वाली सीमा के दायरे में OBC आरक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं, और हमें बताना है इसमें से सही क्या है। तो दूसरा तो सही है, क्रीमी लेयर का प्रावधान सिर्फ OBC में ही किया गया है, और पहला गलत है, हमने बता दिया। तो हमारा बी इज राइट आंसर, ठीक है। और EWS के संबंध में थोड़ी सी और चीज़ जान लेते हैं। EWS कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया है, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो इनको 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करने के बाद जो है प्रस्तुत किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 को शामिल किया गया था, ठीक है। यह शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में प्रवेश में वहाँ पे आरक्षण देने में मददगार साबित हो रहा है। EWS कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस पे संबंध में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे 8 लाख रुपए से कम की आमदनी होनी चाहिए, और 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक है, इतना बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 कहता है, पहला कथन, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के निर्धारित है, ये सही है। दूसरा कहता है कि संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये बात तो सही है। और तीसरा कहता है कि प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है। तो हमारे तीनों कथन सत्य हो जाते हैं, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। 72 कहता है कि उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि उचित और लाभकारी यानी FRP सरकार द्वारा घोषित एक मूल्य है, ये सही है। और दूसरा है, इसका निर्धारण जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण हाँ के आधार पर किया जाता है, सही है। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। यह समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संसद द्वारा प्रत्यायोजित या संविधान द्वारा प्रदत्त विनिमय नियम, उपनियम, नियमावली बनाने की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है। इस
को पढ़ते हुए हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति को ये पूर्ण रूप से वर्णित करता है। तो सरकारी आश्वासन समिति, तो इसमें नियमावली से संबंधित, उपनियम से संबंधित तो प्रावधान नहीं है, ये गलत हो जाता है। अधीनस्थ विधान समिति, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। सी को देखते हैं, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज संबंधी समिति, इसको भी रखते हैं। लाभ के पदों पर संयुक्त, ये गलत हो जाएगा। और सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज से संबंधित समिति, ये नहीं है, तो हमारा बी ही बचता है। तो बी इज राइट आंसर, यानी अधीनस्थ विधान समिति, हमारा बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सही है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। ये बात जो है गलत है। अब गलत क्यों है? अब गलत ये इसलिए हो जाता है, तो अगर हमारा गलत होता है तो ए तो सही हो जाएगा, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ये पूर्ण शक्ति नहीं है, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है उसके आधार पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि 74 आर्टिकल जो 74 है उसका क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने इसके विरुद्ध निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति के पास इसका पालन करने का और कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो है सही हो जाता है। और दूसरा इसमें जो कहा गया है कि लघुकरण के संबंध में जो है राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके संबंध में बताया गया है कि क्षमादान की शक्ति जो है सजा की प्रकृति में परिवर्तन होता है। यानी जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, जो इससे भविष्य में हो सकता है सामान्य कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, तो लघुकरण का अर्थ यही होता है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखा है कि सजा के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, तो ये गलत हो जाता है। तो सजा की प्रकृति में परिवर्तन किया ही तो जाता है, तभी तो जो है मृत्युदंड को कारावास में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 75 की तरफ चलते हैं। 75 कहता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी निकाय और बाजार नियामक है, यानी संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। तो ये तो सही है। और दूसरा कहता है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती हैं, ये भी सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है, ये सही है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। सेट के संबंध में हो जाता है, सारथी जो ऐप है उसके संबंध में हो जाता है, और ये एक वैधानिक निकाय है, कानून के द्वारा बनाया गया है, ये भी सही हो जाता है। तो हमारे तीनों कथन जो है सत्य हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं कि सेबी के संबंध में। सेबी जो है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन जो है वर्ष 1992 में एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में किया गया था, यानी वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। यानी संसद में कानून पास करके इसे जो है निर्मित किया गया है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम जिसे सेबी कहा जाता है, इसके 1992 के प्रावधान जो है 1992 से ही प्रभावी हो गए थे। तो सेबी के मूल कार्यों में प्रतिभूतियाँ जैसे सिक्योरिटीज़ बोला जाता है में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण और प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास का उन्नयन करना यानी उन्हें बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना शामिल है। ठीक है, और सेबी एक तरह का जो है अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेबी का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद वहाँ पे जो है मौजूद है। ठीक है, और सेट का गठन भी 1992 में सेबी एक्ट 1992 के धारा 15 के अनुसार किया गया था, इतना ठीक है।
और इसमें सेट में जो है पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल 3 जो है व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों को अवस्थिति का सही क्रम क्या है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्रम है जो हमें उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर सही क्रम को व्यवस्थित करते हुए शो करता है। तो काराकोरम तो सबसे ऊपर पड़ जाता है, तो 4 नंबर पहले काराकोरम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है दौलत बेग ओल्डी हो जाएगा, फिर गोगरा पोस्ट हो जाएगा और पेंगोंग सो लेक हो जाएगा, जो न्यूज़ में काफ़ी दिनों तक बना हुआ था। तो 4 3 2 1, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्वता कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा कहता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्वता का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में विद्यमान है। ये कथन तो सत्य है, पहला जो हमारा है सामूहिक उत्तरदायित्वता का कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात तो सही थी। और उत्तरदायित्वता जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का संबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है वो आर्टिकल 75 में है, ये भी सही बात है। तो हमारा दोनों कथन सही हो जाता है, सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा और जान लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इससे यह भी व्यक्त होता है यानी ज्ञात होता है कि यदि कोई भी मंत्री कैबिनेट की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा या इस्तीफा देना होगा। यह सभी मंत्रियों के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जहां सामूहिक उत्तरदायित्वता का सिद्धांत लागू होता हो। ठीक है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वता के सिद्धांत के संबंध में जो आर्टिकल 75 कहता है वो कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त ऐसे समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट